आज हम करेंगे जीव विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं हम। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य, फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। कोशिका के अध्ययन को डैश कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को एटोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं। ये रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। ये कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर अंगूरों की खेती है और विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी कंकालों का अध्ययन है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन है। न्यूमोसोमेटिक अध्ययन सिक्कों का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हार्पेटोलॉजी अभ्याचारों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सा के अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती के लिए। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती के लिए। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एविकल्चर पक्षी पालन का अध्ययन है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन है से संबंधित है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एथोलॉजी। निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एथोलॉजी। एटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त से। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त से। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वर्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी
जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। आकृति जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में मनुष्यों का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। किस में मनुष्यों का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुषों स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सक विज्ञान की शाखा है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निश्चय विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। निश्चय विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं क्रियाकी का अध्ययन। अनुवंशिकीय की इसमें अनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा, संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जीवित चीजों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का शोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एंटामी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायोकोलॉजी में प्रकृति वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में क्रैफिश का अध्ययन। डेस्मोलॉजी में शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायुबंधन का अध्ययन। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी परिशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हिप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हिप्टोलॉजी। हिप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन और जेरिट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण
से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ये विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेंथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। और शरीर रचना विज्ञान शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन है। सर्वविज्ञान नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो विज्ञान या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आर्कनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी डैश का अध्ययन है। सारोलॉजी डैश का अध्ययन है तो छिपकली का। सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी के कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो एंथ्रोनोग्राफी एंथ्रोनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का विस्तृत अध्ययन है जो सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद ये विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपने संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। अन्य की मापदंडों के खिलाफ निर्णय लेने की बजाय एंथ्रोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। अशुद्धि विज्ञान फार्माकोलॉजी जड़ी बूटियों का अध्ययन। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। प्लेंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। पेंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर से। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषिरता ये उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि के उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। ये अग्न्याशय के बीटा कोशिका से व्यतीत इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वर्कक संबंधी विफलता वर्ककों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वर्कीय विफलता का मुख्य कारण है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा एंथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन व ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है तो कवक के। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है तो कवक के। आर्योलॉजी किसका अध्ययन है? एनरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का। एनरोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का। एनरोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विषय ज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? तो जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक
सिस्टमा नेचुरा में डाली थी। इन्हें दिवनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्रणाली के नाम का प्रथम शब्द वंश जीनियस जो को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। कोश का सिद्धांत संरचना कार्य। जंतु कोशिका। रॉबर्ट हुक ने द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? कारक का निरीक्षण करते हुए। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? कारक का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया है। इन्होंने कारक के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया है। कारक पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कारक की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कारक की स्लाइस में अनेक कुष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद झिल्ली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये एक विशिष्ट परमगमनीय कला से घिरी रहती है तथा प्रिय इसमें संयोजन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुई जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है
जो डैश में मौजूद होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका के बीच। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीवद्रव कुंचन कहते हैं। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अकार्बनिक ये ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ही होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिससे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागमय होती है। ये कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये विभिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और दूरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़े जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र स्थित गुणसूत्र बन जाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व की सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका।
पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधनों और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो गाल्जी काय। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गाल्जी काय। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गाल्जी काय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। ये कोशिका के अंदर संवर्धित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दों आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, गोल, एकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी। ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अंत इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम डैश बनाते हैं। राइबोसोम डैश बनाते हैं तो प्रोटीन। राइबोसोम डैश बनाते हैं प्रोटीन। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्राद्रव्य जलिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा है? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकेंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे ने गढ़ा है? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकेंजे ने। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजे ने 1839 में किया था। ये एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वह किसी भी वह सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं तो लाइसोसोम है। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वह किसी भी वह सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण
प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। ये मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्लांत भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाहरी सामग्री को पचाकर कोशिका का साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो लाइसोसोम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका प्रिय आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में रसदानी रिक्तता बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसदानी रिक्तता बहुत छोटी और अस्थायी होती है। पादप कोशिका लावक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लावक नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? लिसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के द्रवों और एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। ये अंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। जे निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिकी को। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक। नाभिकीय को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिकीय कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिकीय। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिकीय। नाभिकीय कोशिकांग में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिकीय की कोशिका की क्रियाकलापों की नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम संजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाई गई प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मृत कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं बनाती है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन है। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। ये तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल। कोशिका संजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ संजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ संजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं: केंद्रिका, जीवद्रव, गाल्जिकिया, कनाभासूत्र, अंतर्द्रव जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा स्ट्रोमोसोम, लवक। जीवद्रव में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और कार्बनिक लवण 1% होता है। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोश का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यदि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ने स्पष्ट किया है कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन ओमोनिस सेलुला ए सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका का व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्वस्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस,
वायराइड तथा प्रोसंक प्रोआन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से सम्मिलित करें। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। डीएनए गुणसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए लिस्टोनस जैसे प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से सुरक्षित है। नाभिकीय जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिकीय सेल का नियंत्रक केंद्रक है। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। सूत्रीय विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कवक कोशिकाओं में होता है। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवाधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया निरंतरता चलती रहती है। पौधों में सूत्रीय विभाजन मुख्यतः विभाजक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिकाएं के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं। तो सेलुलोज है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों को जंतुओं से विभिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है।
ये कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति के को बनाए रखने में सहायक है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हरित लवक। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। ये 3 प्रकार का होता है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक है। इसमें जैंथोफिल और क्रोटेन लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च तथा या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगीन प्लास्टिक होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो एंथोसाइनिस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? एंथोसाइनिस। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसानिन वर्णन करता है। एंथोसानिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हिमोसानिन रक्त को नीला बनाता है जिसमें लोह की बजाय तांबा मौजूद है। ऑक्टोपस मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये रक्त को लाल बनाता है तथा सभी केचुरुकी तथा कुछ अकेशरुकी में पाया जाता है। हीमोएरिथ्रिन ये रक्त को गुलाबी बनाता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं।
क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिमा या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल है। उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल। थैंक्स गाइस, आज इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।